हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आज हम लोग वेजिटेशन का टॉपिक जो है करेंगे। कल हम लोगों ने क्लाइमेट करा था, उससे पहले ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वेजिटेशन का टॉपिक करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमसे पूछा क्या गया है। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, इसमें से हमें गलत बताना है। तो पहला क्वेश्चन जो है नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन किससे है, हमारा नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर है। It refers to the plant community that has been left undisturbed over a long time. तो ये तो सही है कि आप जंगल कैसे होते हैं, जंगल को आपने ना बनाया है ना हमने बनाया। वो क्या, वो ऑटोमेटिक नेचुरली बना हुआ है। तो जो नेचुरल बन जाए वो क्या होता है, जो नेचुरल वेजिटेशन होगा वो अपने आप ही बनेगा। ठीक है, एक आर्टिफिशियल होता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस में उद्यान के बारे में, बगीचे के बारे में। तो ऑब्वियसली बगीचा जो है आपका वो आर्टिफिशियल है। क्यों, उसमें वेजिटेशन तो नेचुरल ही बोया जाता है, लेकिन उसे हम कहीं से लाके, जैसे गुलाब लाके लगा दिया, गेंदा लगा दिया, कोई एक बरगद का या किसी चीज का पेड़ हमने लगा दिया, ठीक है, वहां पे हमने ग्रास लगा दिया। तो ये सब क्या है, ये नेचुरल थोड़ी बना था। आप कहीं से लेकर आए थे, आपने उसको वहां पर उसका प्लांटेशन कर दिया और वो हो गया। और नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कि अपने आप हो जाना। क्या है, अपने आप हो जाना, जिसमें हमने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए थे और वो क्या हो गया था, अपने आप हो गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, तो यानी ये भी सही हो गया। पूछा हमसे इनकरेक्ट है। दिस कॉन्टिन्यूअस अनडिस्टर्ब्ड nature of natural vegetation allow the individual species to adjust, कॉमा है यहाँ पे, themselves to climate and soil conditions fully। ठीक है, तो ये भी बात सही है कि प्राकृतिक वनस्पति की निरंतर आबादिता प्रकृति व्यक्तिगत प्रजातियों को जलवायु मिट्टी की स्थिति में पूरी तरह से समायोजित करने की अनुमति देती है। तो दोनों सही है। पूछा हमसे क्या है, गलत, तो ये हो जाएगा नन ऑफ देम, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन इसका देखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन refers to the plant community that has been left undisturbed over the long time so as to allow its individual species to adjust themselves to climate and soil condition as fully as possible। तो क्या होगा कि वनस्पति, जो प्राकृतिक वनस्पति होगी, ऐसे पौधे, ऐसे समुदाय होंगे जिसे लंबे समय तक आबादित तरीके से छोड़ दिया जाता है। मतलब उसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं की जाती है, ना उसमें सॉइल, वाटर, ये सब भी कुछ नहीं किया जाता है कि हम सॉइल को मेंटेन करने के लिए उसमें फर्टिलाइजर यूज करें। नथिंग, कुछ भी नहीं यूज करेंगे, ना हमें वहां पे वाटर देने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग अभी बात करेंगे आगे, इक्वेटोरियल जो है आपकी बेल्ट, वहां पर नेचुरल वेजिटेशन होता है। इतने बड़े बड़े जंगल, अमेजन के जंगल, ठीक है, और कहाँ का है आपका, भारत में इतने बड़े बड़े जंगल हैं, ठीक, और नील जो है ना आपकी रिवर, उसके आसपास के जंगल, ऑस्ट्रेलिया के जंगल, अमेरिका कनाडा के जंगल। तो क्या इनको क्या ह्यूमन ने जा के बनाया है? नहीं, ह्यूमन ने क्या किया था गाइस, वहां को साफ करके वहां पे डेवलपमेंट का काम किया था। उसी का नतीजा है आज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ग्रेट वेराइटीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, हिमालयन हाईएस्ट आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन। टेम्परेट वेजिटेशन मतलब क्या हुआ, आपका समशीतोष्ण वनस्पतियां हैं, जहाँ पे शंकुधारी वन आपको देखने को बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, द वेस्टर्न घाट एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड हैज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों होंगे गाइस, बार बार वही वाली बात है कि भारत क्या है, दो पार्ट में आता है। जब यहाँ से कर्क रेखा गुजर जाती है तो ये टॉपिक हो जाता है, ये सब टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ का वेजिटेशन भी टेम्परेट वेजिटेशन हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उन्हें बहुत ज्यादा क्या वाटर मिलता है। किससे मिलता है, नेचुरली वाटर मिलता है। ठीक है, यहाँ के पेड़ अपनी पत्तियां कब गिराते हैं पता ही नहीं चल पाते हैं, उसके बाद वो उसी में फर्टाइल हो जाते हैं सॉइल में, और उसके बाद वो फिर से ग्रो कर जाते हैं। ठीक, डेल्टिक रीजन है ट्रॉपिक फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव। तो ये सब क्या किसी ने बनाया है? बिल्कुल नहीं बनाया है, अपने आप बना है। डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एज आर नोन फॉर कैक्टस। ठीक है,
जो कैक्टस के पौधे देखे होंगे ना आपने, देखिए वो नेचुरली अपने आप निकल रहे हैं। कहाँ पे निकल रहे हैं? राजस्थान के एरियाज में निकल रहे हैं, ठीक है। ग्रीन वेजिटेशन आपका कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट पर है, ईस्टर्न घाट पर भी है ना, हॉट स्पॉट कहे जाते हैं वो। और अंडमान निकोबार कहाँ पर है? भारत का आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड है। A wide variety of bushes and thorny vegetation. Depending upon the vegetation in the climate and the soil, the vegetation of India changes from one region to another. तो जब हमारे भारत का क्लाइमेट ही अलग अलग जगह पर चेंज है, तो ऑब्वियसली वहां पे हमें वेजिटेशन में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो राजस्थान के रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी में कैक्टस के लिए जाने जाते हैं, जो कई तरह की झाड़ियां और कटीली वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। कैक्टस क्या है? जो स्क्रब्स होती हैं वो, ठीक है, झाड़ियां हमारी। जलवायु एक्चुअली सुनिए, कैक्टस ऐसा होता है, ऐसे करके देखा होगा ना, ऐसे करके निकलता है, फिर इस पे ऐसे ऐसे करके कांटे निकलते हैं, ऐसे ऐसे करके बनता है, ठीक है। झाड़ियां कैसी होती हैं? ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इधर उधर के ब्रांचेस निकले होंगे, कटीली कटीली सी होंगी, क्योंकि पता है इनके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है। मॉइस्चर ना होने का रीजन क्या है? जो रेगिस्तान की तरफ से जो आपकी हॉट एयर चल रही है ना, वो इनका मॉइस्चर सब उड़ा ले जाती है। लेकिन वही हवा जब हमारे ट्रॉपिक से निकलती है, जब हमारे वेस्टर्न घाट से निकलती है, या हमारे हिमालय के क्षेत्र से निकलती है, तो वो अपना वो मतलब थोड़ा ड्राई होती है, ठीक है। या वहां पर इतना ज्यादा मॉइस्चर होता है कि वो ड्राई जो एयर है वो भी वहां से मॉइस्चर लेकर आगे बढ़ती है। इसीलिए ये क्या है, वहां पे ग्रीन वेजिटेशन मिलता है। और रेगिस्तान वगैरह, राजस्थान वगैरह में जो रेगिस्तानी एरिया है, वहां पर आपको स्क्रब्स और क्या मिलती है? कटीली झाड़ियां और कैक्टस के पौधे, ठीक है। अब देखिए ये वाला डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा है। कहते हैं कि पृथ्वी पर 5 बार प्रलय की स्थिति बनी है नेचुरल तरीके से, जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है और फिर से बना है। लेकिन ये जो 6th जनरेशन चल रही है आपकी, ये माना जा रहा है कि ह्यूमन मेड है। प्राकृतिक ने खुद बनाया, खुद बिगाड़ा और फिर बन गई। अब मानव बिगाड़ रहा है, प्रकृति जो है उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है गाइस, और वो पीछे छूटती जा रही है। मानव डेवलपमेंट के बारे में आगे आता जा रहा है, वो क्लाइमेट को पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर रहा है। हमने कल भी बात की थी कि क्लाइमेट और वेदर दोनों में डिफरेंस होगा। वेदर आपका यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। वेजिटेशन के अकॉर्डिंग आपका वेदर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीनरी है तो यहाँ पे खूब वर्षा हो सकती है, ठीक है। अगर ये पेड़ ऐसे हैं तो यहाँ पे खूब वर्षा होगी दोनों साइड में, लेकिन यहाँ पे वर्षा नहीं होगी, ठीक। क्लाइमेट है ये चेंज हो रहा है, सॉरी ये वेदर है जो चेंज होगा, और जल्दी जल्दी चेंज होगा। जाड़ा, गर्मी, बरसात, फिर शरद ऋतु, फिर बाद में देखेंगे चेंजेबल रीजन। लेकिन अगर बात हम लोग करें क्लाइमेट की, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। 25 से 35 साल में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। आज हमने CO2, मीथेन, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जलाना आज शुरू करा है, तो उसका इफेक्ट एनवायरमेंट में हमें लॉन्ग टर्म तक और लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये डेजर्ट का एरिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है, देखिए ये अपने आप होगा, फिर ये आएगा, फिर आएगा, फिर इतना ग्रोथ करेगा, इतना करेगा, इतना करेगा, इतना करेगा, इतना करेगा, फिर एक टाइम आएगा कि ये सब खत्म हो जाएगा। ये फिर पूरा, इसको सक्सेशन शिप बोलते हैं, उत्तराधिकार बोलते हैं, ठीक है। ये इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाता है, जो ये प्रोसेस चल रहा है, और फिर ये यहीं पर आएगा और ये फिर यहाँ तक पहुंचेगा। क्लियर है ये बात? Consider the following statements about tropical, evergreen and semi-arid एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हमें बताना है जो हमारे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है और जो हमारे अर्ध सदाबहार वन है। सिंपल सी गाइस बात है कि जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, सदाबहार वन। लेकिन जब हम थोड़ा सा उससे दूर बढ़ेंगे, वही वाला प्रोसेस है कि जब हम, आप लोग भी सोचेंगे क्या मैम आप बार बार एक ही डायग्राम बनाती रहती हैं, बट समझने के लिए ये डायग्राम ही अच्छा है ना, तो यही बनाएंगे। ऐसे हुआ, अब यहाँ से अगर पानी बरसेगा तो सिंपल सा है कि यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल होगा, वेस्टर्न घाट है ये, ठीक है। लेकिन जब ये पानी यहाँ आएगा तो यहाँ पे भी वनस्पति होगी, पानी होगा, लेकिन
इसके इसके जो वेस्ट पार्ट है उसके कंपैरिजन में कम होगा, इसलिए यहाँ पे सेमी वाली मिलेंगी। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं। दे आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए मुझे फिर से भारत का ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक, दे आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ये है आपका, ईस्ट ये है, नॉर्थ ईस्ट ये है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। और ईस्टर्न स्लोप, अब ये यहाँ पे है, ये क्या है आपका वेस्टर्न घाट का, ये क्या है ईस्टर्न स्लोप। ईस्टर्न स्लोप हुआ ना ये, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट से ईस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, दे आर फाउंड, ये उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और पश्चिम घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन की बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट चेक करिए, हमसे करेक्ट पूछा है, तो क्या आपको लग रहा है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे कहाँ पाए जाएंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यहाँ पर भी सेमी एरिड पूछा क्या है, नॉर्थ ईस्ट, दे आर फाउंड इन, मुझे नहीं लग रहा है कि पहला सही है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, करेक्ट पूछा है, एक गलत है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा गाइस, और ऑल ऑफ दीज आर सही हो नहीं सकते तो ये भी कट जाएगा। हमें कुछ नहीं पता था, सिर्फ एक स्टेटमेंट पता था कि एवरग्रीन वहां पर होते हैं जहां पे वाटरफॉल ज्यादा होता है। ठीक है, सॉरी, रेनफॉल ज्यादा होता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये वाला पार्ट होगा, यही होगा ना, यही वाला पार्ट होगा ना। क्लियर है? तो ये हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन हमें इतना पता था कि पहला वाला गलत है, हमने एलिमिनेशन प्रोसेस लगाया, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बाकी के क्वेश्चन, हम तो क्लास कर रहे हैं तो हमें तो चेक करना पड़ेगा। हम आगे चेक करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अच्छी तरह से स्तरीकृत होते हैं। बिल्कुल सही बात है, वहां पर मतलब आप देखोगे ना तो वहां पे जो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कैंपेनिंग की, ठीक है, वो हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, तो कैनोपी की बात करते हैं। ठीक है, तो कैनोपी होते क्या है ये हम लोग वहां पे देखेंगे, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। मोहगनी, रोजवुड, अबनूर आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो आंसर आपका 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन में इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा, ये आपसे एक बार नहीं, ये कई कई बार काम आएगा गाइस। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल ये है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दो, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला 7 सिस्टर स्टेट में ये भी आता है, ये वाला पार्ट पूरा, ये सब क्या है अपने उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट के लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा गाइस, एवरग्रीन हो जाएगा, सॉरी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट। उसका रीजन क्या है, रेनफॉल इधर कम होता जाएगा, इधर आपका समुद्र से पानी आ रहा है तो ऑब्वियसली वो खारा पानी होगा, तो यहाँ पे मैग्रूव मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि मैग्रूव जो है वो खारे पानी में बहुत अच्छे से होते हैं। मैग्रूव का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं पानी में सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, और इतनी ज्यादा अपनी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी पकड़ होती है कि साइक्लोनिक एक्टिविटीज को भी वो क्या करती हैं, उसकी पॉसिबिलिटी को भी रिड्यूस करती जाती है। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, अब ये देखिए
ये क्या है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। माउंटेन फॉरेस्ट तो आपको यहीं पे मिलेंगे, ये पूरा का पूरा हमारा शिवालिक तक मिलेगा, ठीक है, काराकोरम से शिवालिक तक। मैंग्रोव फॉरेस्ट ये हो गया, ये हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है, यहाँ सब आपको देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, अगर हम लोग इनकी बात करें, उष्णकटिबंधीय और सदाबहार वन की, तो इनकी पॉसिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की अगर बात करें तो वो हमारे वेस्टर्न घाट पे भी हो रही है, और वेस्टर्न पार्ट पे हमारे किस वजह से हो रही है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जब हम ये वाला डायग्राम फॉलो करते हैं तो जब ये हवाएं, अभी जो जून में अभी जो हमारा मानसून आया है वो हवाएं इधर से आ रही है, क्योंकि आपको पता है इधर क्या है हमारा, इधर ये पूरा हमारा है अफ्रीका, और यहाँ पर है मेडागास्कर, ठीक है, और यहाँ पर है ये पूरा ऐसे करके सेंट्रल ईस्ट, ठीक, और यहाँ पे हमारा ओमान और यमन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब जब यहाँ से हवाएं चलेंगी तो ऑब्वियसली इस तट पे लड़ेंगी, इस तट पे लड़ेंगी, इस तट पे लड़ेंगी, और ये हवाएं रिवर्स हो जाएंगी। रिवर्सल मॉनसून की बात हमने की थी ना, ये रिवर्स होंगी तो यहाँ पे पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन आपके फॉरेस्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से जब वर्षा थोड़ी आगे बढ़ेगी तो एवरग्रीन मिलेगा। फिर यहाँ वाले पार्ट में इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है चेरापूंजी माउंटेन, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, ग्रीनरी होती है, ठीक है। तो इस यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर आपके पाए जाते हैं ये याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था, फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट याद रखिएगा, जो मैंने भी डायग्राम बनाया था, हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो अंडमान निकोबार आइसलैंड कहाँ पर है, मैंने आपको दिखाया था, कौन सा चैनल उनको अलग करता है, मैंने ये भी दिखाया था, और उस चैनल का नाम था जो अंडमान निकोबार को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल था, ठीक है। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज विद एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ ओवर 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्षा कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर कितना होगा 22, ठीक है, कितना होगा एनुअली होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अच्छी तरह से स्तरीकृत होते हैं, वही वाली बात है कि ट्रॉपिक एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड होते हैं, स्ट्रेटिफाइड मतलब स्तर में होना, ठीक है। और इन जंगलों में पेड़ 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, मतलब उनकी हाइट की बात की जा रही है। पेड़ों के पत्ते गिरने, फूलने और फलने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, क्योंकि ये जब मर्जी, मतलब जब हवा तेज चली गिरे, लेकिन इतना यहाँ पे वाटर है कि वो तुरंत अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, पत्तियां उसी सॉइल में गिरती हैं, सड़ती हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता रहता है, वो जब डिकम्पोज हो जाती है तो वो सॉइल में फिर से फर्टाइल का काम करने लगती है। इसका मतलब है कि हमें वहाँ पे फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और हमें अपने खेतों में जो हम आर्टिफिशियल खेत बनाते हैं तो आपको पता है कि उसमें हमें वाटर भी देना पड़ता है, फर्टिलाइजर भी, और अदर तरह के केमिकल्स भी यूज करते हैं जिसमें उन्हें खरपतवार ना निकले, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और जुताई खुदाई बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, और ये हमारे गॉड गिफ्ट हैं, ये समझिए कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, इसीलिए कहते हैं ना कार्बन सिंक का भी काम करते हैं, हमने पहले भी अच्छा सॉरी इस क्लास में भी इन्वायरमेंट की क्लास में बात की थी। तो ये ना कार्बन सिंक का भी काम करते हैं, जैसे ओसन हमारे कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे ग्रीन भी, जो ग्रीन वेजिटेशन है ये भी हमारे एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पर है आपके, देखिए पूरा का पूरा पेनिनसुलर इंडिया, ये वाला छोड़कर ये भाग आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पास का, तेलंगाना का है, सॉरी थोड़ा सा आंध्र तेलंगाना और तमिलनाडु का, बाकी देखिए पूरा ये पूरा आंध्र प्रदेश ये है आपका, उड़ीसा यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा एरिया, और नीचे ये तमिलनाडु का एरिया, क्योंकि तमिलनाडु का जो ये पूर्वी घाट है ना, ये देखिए इसमें देखिए मैंग्रोव और ग्रीन वेजिटेशन मिल रहा है। अंडमान निकोबार ये है आपका जहाँ पर आपको ग्रीन वेजिटेशन मिल रहा है।
ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात की जा रही है, लोकेशन देख लिया, बहुत बड़ी है। दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। क्या ये बात सही है? हाँ, ये भारत में सबसे व्यापक वन है। तो आप इसको डायग्राम देखिए और समझ जाइए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या है। वाइड है, ठीक है, स्टेटमेंट एक सही है। स्टेटमेंट एक अगर आपका सही है तो हमें फिर यहाँ पे हम लोग साथ साथ में एग्जाम में एलिमिनेशन प्रोसेस को कैसे यूज करें, एलिमिनेट कैसे करना है, ये भी सीख रहे हैं। अगर एक सही है तो आपका भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आपको कॉम्पिटिशन अब 4 के साथ नहीं 3 के साथ बचा है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज द मॉनसून फॉरेस्ट। ऑब्वियसली ये मॉनसून फॉरेस्ट ही तो होंगे, क्योंकि ये मॉनसून हमारा किधर से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट से आ रहा है और साउथ वेस्ट से आ रहा है। तो ये तो दोनों तरफ से वर्षा, तो मॉनसून फॉरेस्ट भी हो जाएगा, यानी 2 भी सही है, ये भी खत्म। सॉरी हाँ, ये भी खत्म, क्योंकि 2 सही है और 2 को होना चाहिए। अब हमारी फाइट बस 2 ऑप्शन के बीच में बची है। दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात है गाइस। देखिए भारत का ये वाला क्षेत्र, ये बीच वाला क्षेत्र कितना कम पानी प्राप्त करता है। यहाँ से बादल उठते हैं, बरसते हैं, पोस्ट पे पलट जाते हैं। यहाँ पर जो पानी बरस चुका होता है, जो आगे बढ़ता है, उससे डेसिडुअस फॉरेस्ट बन रहा है, ठीक है। तो इनके अंदर ह्यूमिडिटी भी कम होती है, ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो है सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे गाइस, सही हो जाएंगे। इसका मतलब है हमारे सारे ऑप्शन क्या है, सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑल आर करेक्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। 2 बार क्यों लिखा है भाई इसको? द मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर मोर प्रोनाउंस्ड इन द रीजन विच रिकॉर्ड रेनफॉल बिटवीन। अब बस यही याद करना है हमें कि हमने वो एवरग्रीन देखा था, 200 सेंटीमीटर देखा था वर्षा, ठीक है। और टेम्परेचर कितना था, 22, ठीक। ये किसका था, एवरग्रीन का था। अब देखिए डेसिडुअस फॉरेस्ट, सॉरी हाँ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो इनका क्या है, इसको हमने डिवाइड किया है ना। There are the most widespread forests in India. They are also called monsoon forest. The spread over region which receiving rainfall between 70 to 200 centimeter. एवरग्रीन कितना था, ओनली 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्या है, 70 से 200, यानी सबसे ज्यादा एरिया कवर करेंगे। और जैसे जैसे रेनफॉल कम होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इनके नेचर में, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें चेंजेस आते जाएंगे। क्योंकि ये देखिए ये पूरा एरिया यहाँ वाले सबसे कम प्राप्त करेंगे, 70 के आसपास होगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बातें? जो भी बात क्लियर ना हो तो सर को मैसेज कर दीजिएगा। On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous, ठीक है। moist and dry deciduous, यहाँ पर यही वाला है। moist deciduous forest, moist deciduous forest नहीं है गाइस, ये आपका है moist deciduous और अगला वाला है ड्राई डेसिडुअस, ये गलत लिख गया है, ठीक है। नम पड़पाती वन और ऊष्ट पड़पाती वन, ठीक है। तो जो आपका है ना ट्रॉपिक डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, ऊष्ट कटिबंधीय। इंग्लिश में याद रखिएगा, पेपर जो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, चाहे मेंस का आए और चाहे आपका प्री का आए। तो एक बार इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी जरूर देखिएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जब आप इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी देखते हैं ना तो आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा मतलब उस टर्मिनोलॉजी को लेकर क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, गूगल ट्रांसलेटर होने लगा है आजकल, जो जब बच्चे क्लेम करते हैं तो फिर अंग्रेजी वाले पेपर को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसकी वजह से कसम खा के मत पढ़िए कि हम हिंदी मीडियम के हैं तो हम इंग्लिश मीडियम को नहीं पढ़ेंगे। 2018 पेपर उठा के देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, हिंदी वाले पेपर में देवनागरी लिपि में इंग्लिश वाला ही लिखा हुआ था, ठीक है। और ऐसा बहुत बार होता है, प्रीवियस क्वेश्चन देखते चलिए ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ट्रॉपिक डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होगा, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी।
moist deciduous forest में क्या होगा? The moist deciduous forests are more pronounced in the region which record rainfall 100 to 200. ठीक है, 100 to 200 centimeter. These forests are found in the northeast स्टेट सैलोगन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय. ये कहाँ मिलेंगे आपको? नॉर्थ ईस्ट और फुट हिल्स ऑफ हिमालय. तो हिमालय का फुट हिल्स क्या था गाइस? हिमालय का फुट हिल ये है, फुट हिल्स शिवालिक है. तो शिवालिक ये रेंज है हमारी जो नेपाल से लगी हुई है, यहीं पर इधर जाती है. तो माउंट एवरेस्ट नेपाल याद होगा आपको, बहुत बार सुना होगा कहानी की तरह. फिर ये यहाँ पे और आपके ये यहाँ पे. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे. ठीक है गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा. ज्योग्राफी के सारे टॉपिक में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसकी टर्मिनोलॉजी को लेके. ठीक है, कहाँ गया भाई? अच्छा इधर था. कहाँ कहाँ मिलेगा? देखिए, वर्षा जहाँ पे ज्यादा होगी ना तो मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट तो आराम से मिल जाएगा. इसको हमने डिवाइड ही करा है ना, ट्रॉपिक डेसिडुअस फॉरेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस में. तो आप खुद देखिए कि जब हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एक जगह हमें वर्षा कितनी मिल रही है. पहली चीज हमने एक चीज ये कंफर्म करिए, फिर से रुक के इस चीज को बता रहे हैं. ट्रॉपिक डेसिडुअस फॉरेस्ट की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वर्षा की बात कर रहे हैं 70 से 200. फिर इसको हमने फर्दर डिवाइड करा है किसमें? मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में. यहाँ पे हम वर्षा की बात कितनी करें? 70 से 200 के बीच में बात करेंगे. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं 100 से 200 के बीच में. मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर. ठीक है, ये बात क्लियर है. तो यहाँ पे महुआ और कुसुम और सैंडलवुड टाइप की वनस्पतियां होती हैं, आर द मेन स्पीशीज ऑफ द फॉरेस्ट. ठीक है, और ये होता कहाँ कहाँ पर है आपका? फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट. वही वाली बात कि अब वर्षा कब हुई ना. अब देखिए यहाँ पे वर्षा जब प्राप्त किया था तो यहाँ पर एवरग्रीन हुआ था. बात वही है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहाँ पर. ठीक है, कार्डमक पहाड़ियां हैं. ठीक, अब जब हम लोग यहाँ पे पढ़े तो यहाँ पे वर्षा 200 हो रही थी और यहाँ पे अगर 100 हो रही है तो जायज में होना ना, उसको होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे उसके पास मॉइस्चर जो 100% था और यहाँ पर वर्षा तो 50% ही बचा. क्यों? यही तो हुआ ना, और कुछ थोड़ी हुआ. तो यहाँ पर फिर हमें मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलना स्टार्ट हो गए. एंड उड़ीसा, तो उड़ीसा आपको पता है कि आपका यहीं पर है. डायग्राम फिर देखिए, ये वाला मैप आप लोग बार बार देखिएगा. देखिए उड़ीसा हो गया, ये देखिए इसका ये पूर्वी भाग है, ये तमिलनाडु का पूर्वी भाग है. ठीक है, और फिर ये आपका क्या हो गया? ये पूरा गिरपत प्रदेश हो गया किसका? हिमालय का. ठीक है, तो शीशम, महोगनी, एनु, अम्बुज ये सब याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. अब हम लोग आते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में. तो अब आप लोग खुद ही लॉजिक लगाइए, जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है क्या वहां पर वर्षा होगी? बात तो यही वाली हुई ना हमारी. ये देखिए यहाँ पे इस वाले पार्ट में ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी. कलर चेंज कर रहे हैं, याद रखिएगा. इधर वाल बढ़े, इधर बढ़े तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होगी. जब इसके अंदर बढ़ेंगे तो 70 हो जाएगी. तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है ना. जब आप लोग इस वाले डायग्राम को देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 200 थी तो एवरग्रीन था. यहाँ पर क्या हो गई? मॉइस्ट डेसिडुअस हो गया तो 100 हो गई. अब इसके अंदर बढ़े तो 70 हो गई. ठीक है, और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट की बात करें तो ये देखिए आपका 70 सेंटीमीटर हो गया. तो ये 100 से 70 ऐसे चल रहा है ना आपका. याद रखिएगा गाइस, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, इसलिए इतना रुक के बता रहे हैं इसको हम. मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर वास्ट एरिया ऑफ द कंट्री वेयर रेन फेलर रेंजेस बिटवीन 70 to 100 centimeter on the wetter margins. It has a transition to the most moist deciduous, while on the dry margins to the prone forest. ठीक है, these forests are found in the rainier area of the peninsula and the
पार्कलैंड लैंडस्केप। तो ये कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे? नम पर्णपाती वन देश के विशाल क्षेत्र में कवर है, 70 से 100 के बीच में पाए जाते हैं। सूखे किनारों पर कट्टेदार जंगलों में ये वन प्रायद्वीप के वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। प्रायद्वीप पठार उत्तरी भारतीय मैदान के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में इन जंगलों में खुले हिस्सों के साथ एक पार्कलैंड परिदृश्य है, जिसमें सागौन और घास के फ्रेंच के साथ अन्य पेड़ आम हैं। जैसे ही शुष्क मौसम शुरू होता है, पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इनको रिजर्व भी घोषित कर दिया जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है, जहां पर है जैसे दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ठीक, तो वो क्या है, ऐसा ही तो है। चलिए आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट अबाउट द ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट। अब ये डायरेक्ट ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, जहां अभी जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। कहाँ गया ट्रॉपिकल? common on the dry season being the trees their leaves। अभी देखा था ना हम लोगों ने यहाँ पे ज़ोन वेजिटेशन, ठीक है। वर्षा 70 से 80। अब हमको इसके बारे में बताना है। अब आप लोग आगे आइए। ट्रॉपिक थोर्न फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहा है गाइस, ठीक है। इसमें इन्होंने पूछा दे अकर इन एरियाज व्हिच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 to 100 सेंटीमीटर। करेक्ट बताना है हमको, ठीक है। These forest plants remain leafless for most part of the year। एक मिनट, सही ही बताना है कि गलत? स्टेटमेंट इज वन इज रॉन्ग। हाँ, सही ही चुनना है हमको, ठीक है, सही चुनना है। दे अकर इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, एमपी एंड राजस्थान। ये वाली बात तो आपकी सही है। पत्ते गिराते हैं पूरी तरह से अपने, ये हमने ये भी बात की थी। जैसे ही सूक्ष्म मौसम शुरू होता है, पेड़ अपने पत्ते पूरी तरह से झड़ देते हैं और जंगल के एक विशाल घास के मैदान की तरह दिखाई देते हैं, जिसके चारों ओर नग्न पेड़ होते हैं। तेंदुआ, पलाश, पलाश उत्तर प्रदेश का वो भी है ना, क्यों स्टेट फ्लावर भी तो है पलाश। अम्लतास, बेल, खेर, ये सब होता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है इसमें से सही क्या है और गलत क्या है। ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट की बात जब की जाती है, तो ये क्या होती हैं? झाड़ियां होती हैं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। और कांटेदार वन वहीं पर होते हैं जहां पे वर्षा 70 और 50 के, मतलब 0 से 50 या 70 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। द ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट, इसमें इन्होंने रेनफॉल ये दिया है, देखिए, लेस देन 50 सेंटीमीटर। 0 से 50 बोला ना मैंने, तो ये हो जाएगा इधर। दीज कंसिस्ट ऑफ द वैरायटीज ऑफ ग्रासेस एंड स्टफ। तो यहाँ पे जो होंगे झाड़ियां मिलेंगी, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये गलत हो जाएगा आपका पहला वाला स्टेटमेंट। क्योंकि ट्रॉपिक थोर्न फॉरेस्ट की अगर बात करेंगे, और इस पे भी देखिए ना कि ट्रॉपिक थोर्न फॉरेस्ट है कहाँ पे हमारा, ट्रॉपिक ड्राई फॉरेस्ट, ये यही वाला एरिया है आपका, ठीक है। ये कटीली झाड़ी राजस्थान, गुजरात वगैरह के साइड में मिलती है ना आपकी। These consist of a variety of grasses and shrubs and include semi-arid area of the southwest Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा? वेस्ट वाला पार्ट, ठीक है, ना कि ईस्ट वाला। In the forest, plants remain leafless for most part of the year and give an expressions of scrub vegetation. Important species found are babul, ठीक है, bear and wild dated palm, date palm, खैर, नीम, खैरिस, ये सब क्या है यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे घास कौन सी होती है? टॉस्कोई ग्रास ग्रोन अप टू द हाइट कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होती है।
तो उसकी घास होती है जिसकी जो बस 2 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास आदि प्रमुख प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। वर्षा 50 सेंटीमीटर तक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट डायग्राम याद करिएगा वाला, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट में कौन कौन से हैं आपके, आप ये बताइए। ऑब्वियसली जहां पर माउंटेन है वहां पे माउंटेन फॉरेस्ट है, तो ये आपका सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट भी होंगे और ये भी होंगे। उन्हें उत्तरी पर्वतीय वनों और दक्षिणी पर्वतीय वनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। इन हिमालयन रेंज पूछा क्या है आपसे, करेक्ट पूछा है। इन हिमालयन रेंज की अगर हम लोग बात करें, इन हिमालयन रेंज देयर इज अ सक्सेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो हिमालय में क्या टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है भाई, हमने इसको बोला था कि ये किस तरह के उसमें क्लाइमेट में पड़ता है। सर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन स्लोपी ऑफ वेस्टर्न घाट, विंध्य एंड नीलगिरी। ये भी सही है, मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था तो बताया था कि हमारी कार्डगमम, नीलगिरी पहाड़ी, अल्लाह मनाई, टोडा बिट्टा, ये सब हमारी यहीं पे पड़ती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब इतना माउंटेन होगा तो एक तरफ माउंटेन के जब वाटर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली एक तरफ वाटर कम होगा, तो वहां पर हमें माउंटेनियस वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ये फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें हमारे जो है आंसर हो जाएगा डी, आंसर है उपयुक्त, सभी सही है। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो माउंटेन फॉरेस्ट इन माउंटेनियस एरिया द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड तो बढ़ेगा, ऑब्वियसली हमने लैटिट्यूड की बात की थी, तो ये हमारा लैटिट्यूड तो ऐसे बढ़ रहा है, इक्वेटर से 5, फिर 25 है ना, और फिर 90, फिर से बना दूं, फिर से देखिए ये 0 है, ये हमारा लैटिट्यूड है, तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाने पर बढ़ेगा। ठीक है, और हमें पता है ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसमें तो कुछ ठीक है, लीड टू corresponding changes in natural vegetation, बिल्कुल सही बात है। माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, नॉर्दर्न माउंटेन एंड सदर्न माउंटेन। ठीक है, देखिए पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्र बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। पर्वतीय वनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अब उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ये देखिए हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा तक वनस्पतियों का एक क्रम दिखाई देता है। ठीक है, द हिमालयन रेंज शो अ सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा। तो टुंड्रा प्रदेश कहाँ पर है? 90 लैटिट्यूड पे पीक माना जाता है वो, विच चेंज इन द लैटिट्यूड। जैसे जैसे लैटिट्यूड में चेंजेस आएगा, मौसम जो है क्या वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और वेजिटेशन में टुंड्रा में तो बहुत कम ही वेजिटेशन है, हमारा डाइवर्सिटी भी कम होती चली जाएगी। Deciduous forests are found in the foothills of the Himalayas। तो अभी हमने पीछे देखा था कि जो हमारे deciduous forest होता है वो कहाँ मिलता है? foothills of शिवालिक रेंज तक। ठीक है, it is successed by the wet temperature type of forest between a latitude of 1000 to 2000 meter in the highest range of northern India। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है 1000 से 2000 की ऊंचाई पर जाने पर हमें मिलते हैं। ठीक है, जो टेम्परेचर क्या होता है? वेट होता है। वेट माने क्या होता है? जो थोड़ा सा मॉइस्चर टाइप का होता है। ठीक है, हिल्स आर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उत्तरांचल एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओका एंड चेस्टनट आर प्रीडोमिनेटेड। ठीक है, अब इसको देखिए, उत्तर पूर्वी भारत की ऊंचाई पहाड़ी श्रृंखला पश्चिमी बंगाल उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में सदाबहार चौड़े पत्ते वाले पेड़ जैसे ओक और शहबलूत या शहबलूत प्रमुख हैं। अब 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई के बीच इस क्षेत्र में देवदार के जंगल भी अच्छी तरह से विकसित है। 1000 से 2000 के बीच और उसी के अंदर
15, फिर हम लोग क्या करें 1500 से 1750, ठीक है। फिलहाल इतना कभी आपसे पूछेगा नहीं, तो थोड़ा बस एक रफ आइडिया ही ले लीजिए इसका आप लोग। देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान स्थापित प्रजाति है। ये तो सबको पता है कि देवदार बहुत ही बढ़िया लकड़ी होती है, जो मुख्य रूप में हिमालय श्रृंखला के पश्चिमी भाग में उगती है। तो हिमालय का पश्चिमी भाग इस साइड का है, ठीक है। देवदार एक टिकाऊ लकड़ी है जिसको अपने मुख्य रूप से निर्माण गतिविधि में किया जाता है। कंस्ट्रक्शन जो हमारा होता है ना, निर्माण गतिविधि में इसी तरह के चिनार और अखरोट जो कश्मीर के प्रसिद्ध हस्तशिल्प को बनाए रखते हैं इसी क्षेत्र के हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना कि हिल्स आर वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, ये हो गया वैल्यूड एंडेमिक स्पीसीज ग्रोन, ठीक है। सदर्न मोस्ट की बात करें, पढ़ देते हैं पूरा आप लोगों के लिए। ब्लू पाइन और स्प्रूस, ब्लू पाइन और स्प्रूस ये 2000 से भी ऊपर की उससे निकल जाते हैं, ठीक है। 2225 से 3048 की ऊंचाई पर क्षेत्र में कई समशीतोष्ण घास, और ऑब्वियसली यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन ही मिलेगा क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही है, तो मौसम ऐसे करके डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। रोडोडेंड्रोन आदि 3000 से 4000 की ऊंचाई पर, हालांकि चारागाह का उपयोग गुर्जरों, बकरवाला, भेड़ियों और गद्दी जैसी जनजातियों द्वारा बड़े पैमाने पर पारगमन के लिए किया जाता है। अब वहां पर क्या है, अब वेजिटेशन तो हो नहीं सकता, बड़ी बड़े पेड़ भी हो सकते हैं, तो वहां पे घास के मैदान होते हैं, तो उसको किस लिए यूज किया जाता है, पशुपालन के लिए, ठीक है। उनको चराने के लिए ले जाया जाता है। हिमालय के दक्षिण ढलान में अधिक घनी वनस्पतियां आवरण है क्योंकि शुष्क उत्तर की ओर, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी नहीं समझना है। अगर हम लोग हिमालय का ये डायग्राम बनाए, अगर हम लोग हिमालय ये देखें और हिमालय के दक्षिण की बात कर रहे हैं तो इधर है, और इधर इसकी बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है तो वेजिटेशन और कम होगा, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ के टेम्परेचर में यहाँ के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर हमें वेजिटेशन मिल जाएगा, ठीक है। डिफरेंस हर लैटिट्यूड पे कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। दक्षिण पर्वतीय वन की बात करें तो दक्षिण पर्वतीय वनों में प्रायद्वीप भारत के 3 भाग अलग अलग पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्य का क्षेत्र और नीलगिरी क्षेत्र, ठीक है। उष्णकटिबंधीय के करीब है और समुद्र तल से केवल 1500 मीटर ऊपर है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि कितने ऊपर है, 1500, ठीक है। As they are closer to the tropics are only 15 meter, 100 meter, 15 meter above the sea level, ठीक है। 1500 meter above the sea level, vegetation in the temperature is the higher region and subtropical on the lower region of the Western Ghats, especially Kerala, Tamil Nadu and Karnataka। तो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक कहाँ है, इधर है आपका केरला, इधर है तमिलनाडु और इधर है कर्नाटक, यानी यहाँ से ये सारे भाग नीचे के जो तीनों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, ठीक है। ये वाला हो गया। देखिए माउंटेन वनों के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यही वाला था क्वेश्चन, कहाँ है ये वाला, ठीक। ये वाली बात खत्म हो गई। यहाँ पे पेड़ कौन कौन से होंगे, जो घाट के निचले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय, खासकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी पहाड़ियों में समशीतोष्ण वनों को 16 कहा जाता है। याद रखिएगा 16 इनको कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसका इसलिए क्योंकि यहाँ पर लॉरेंस, सिंकोना और मवेशी और मैग्नोलिया नामक कई सारे पेड़ मिलते हैं। ऐसे वन सतपुड़ा और मेघालय पर्वतमाला में भी पाए जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ मैंग्रोव। अगर हम लोग मैंग्रोव की बात करें तो मैंग्रोव क्या है गाइस आपके, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो अलोंग द कोस्ट इन द साल्ट। तो मैंने बताया था ये कहाँ से निकलते हैं, ये दलदले ज्वारी होते हैं और ये नमक के पानी में निकलते हैं, तो ये इनकी इंपॉर्टेंस एक अलग ही होती है, ये बिल्कुल सही बात है। These forests consist of number of salt tolerant species of plant। तो ये भी बात सही है कि इन वनों में पौधों की नमक सहिष्णु प्रजातियों की संख्या शामिल है। तो ऑब्वियसली वो खारे पानी में ही होते हैं ये।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन शामिल नहीं है। भाई कैसे कैसे हो सकता है? 3 गलत है, 1 और 2 खाली सही है आपका। ये देखिए मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका अंडमान निकोबार, गुजरात कच्छ, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये सब आपके गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये सब मैंग्रोव वन के क्षेत्र हैं आपके। नेट पे डालिएगा 2022 तक कितने आपके हो चुके हैं, क्योंकि नए नए भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो सिंपल सा है कि समुद्र तटों के नमक दलदल दलदल ज्वार की पहाड़ियों, मिट्टी के प्लेटों और मुल्लों में उगते हैं, ठीक है। मोर्ब प्लेट्स जो होते हैं, जहाँ पे ई सेंचुरी होती है ना, जहाँ पे पानी जमा होने लगता है, वहां पे ये उगते हैं। टाइडल क्रेकर्स होता है, मार्शल सॉल्ट मार्शल, जहाँ पे नमक के दलदल बन जाते हैं, ये वहां पे निकलते हैं। इनमें पौधों की कई नमक शर्तों की तत्व शामिल होते हैं। रुके हुए पानी और ज्वार के प्रभाव की खाड़ियों में घेरे ये जंगल विभिन्न प्रकार के पक्षियों के आश्रय देते हैं। भारत में मैंग्रोव वन कितना है? 6,740 वर्ग किलोमीटर, 6,740 वर्ग किलोमीटर है स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, जो विश्व के मैंग्रोव वनों का 7% है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया में कितना है, तो होगा 6,714, ठीक। और अगर इंडिया को वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तो खाली 7% जो है भारत रखता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में अत्यधिक विकसित है। महत्व के अंश तो महानदी गोदावरी और कृष्णा डेल्टा भी है। द फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमिट, तो ये क्या है? ब्रिंगिंग 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास 33% आज भी है। आज की जो फॉरेस्ट पॉलिसी उसमें भी 33% ही है। कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ कंट्री, ऑब्वियस ये क्या करते हैं? ये नेचुरल हेरिटेज है। जैसे हमारे बिल्डिंग जो होती है ना, ये जो हमारे आर्किटेक्चर है, ये जो हमारी कल्चरल बिल्डिंग्स हैं, वो जैसे हेरिटेज का काम करती हैं। हमारा जो कोई स्पेशल फूड है कल्चरल, वो हेरिटेज का काम करता है। जैसे डिंडीगुल के ताले देखिए ना, बहुत सारे हैं साड़ियां तमिलनाडु की जिनको जीआई टैग दिया गया है, बाद में धीरे धीरे उनको कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाता है। तो कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ कंट्री, बिल्कुल सही बात है। increasing the productivity of forest to make timber fuel fodder available of to rural population, बिल्कुल सही बात है। देखिए गाइस, होता क्या है कि ये जो फॉरेस्ट है ना, ये जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती है हमारी, उनकी इकोनॉमी का मेन सोर्स होते हैं। सिटीज में क्या देखा जाता है? लोग तीनों सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व है, जिसमें हमारा सर्विस सेक्टर भी आता है। जब हम लोग गांव की बात करते हैं, गांव में जब हम लोग एग्रीकल्चर वाली फील्ड की बात करते हैं तो लोग उस पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग ट्राइबल्स की बात करते हैं ना, तो वो 90% आपके फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। तेंदुआ पत्ते से बीड़ी बनाना, तेंदुआ पत्तों से बकेट्स बनाना, ठीक है, बास्केट्स बनाना, और उनसे नई नई तरह की जो हैंडीक्राफ्ट बनाना, अपने पशुओं को ले जाके वहां पे चराना, उनके दूध को कहीं ले जाकर बेचना, तो यही सब उनकी मेन एक्टिविटी होती है। तो ये क्या है? ये उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। बिल्कुल सही बात है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है गाइस, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र का कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। प्राकृतिक विरासत है ये हमारी। ग्रामीण आबादी को इमारती लकड़ी देते हैं, चारा उपलब्ध कराते हैं, ईंधन उपलब्ध करवाते हैं, वनों के संरक्षण में लोगों में जागरूकता को पैदा करते हैं। यही वाला हमारा है पूरा का पूरा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज टू हैव अ नेशन वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी एंड अडॉप्टिंग अ फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो याद रखिएगा कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 1952 में, 1952, विच वाज फर्दर मॉडिफाइड, मतलब इसमें अमेंडमेंट कब किया गया? 1988 में, अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी। अभी हर साल जो है, सॉरी हर 2 साल पर एक जो है फॉरेस्ट पॉलिसी रिपोर्ट आती है, गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, ठीक है। द गवर्नमेंट विल एम्फसाइज सस्टेनेबल फॉरेस्ट
management in order to conserve and expand forest reserve on the one hand and to meet the needs of local people on the other। देखिए सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सतत, ठीक है। सतत का मतलब ये होता है कि जो हमारी बेसिक नीड्स है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बात की थी 17 है, उसके अंदर हमारा फूड, हमारे फॉरेस्ट, हमारी इकोनॉमी, हमारा एनवायरमेंट, हमारा फूडिंग, ईटिंग और हमारा ड्रिंकिंग वाटर, हमारी स्कूलिंग, उसमें सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है। तो उसमें हमारा फॉरेस्ट भी इंक्लूड है। तो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक सतत वनीय प्रबंधन करना है। क्यों करना है? जिससे हम अपने जंगलों को बचा सके, उनको संरक्षण देकर और उनको रिजर्व कर, ठीक है, प्रोटेक्शन देकर, ठीक है। अवेयरनेस के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वही 33% वाला, मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड टू रिस्टोर फॉरेस्ट विद इकोलॉजी बैलेंस, वाई डिस्टर्ब, जो देखो वॉज डिस्टर्ब, तो जो हमारा डिस्टर्बेंस हुआ है उसको फिर से सही करना, नए पेड़ लगाना, अपने उसमें जो हमारे उसको हेरिटेज घोषित करना। हेरिटेज घोषित करने का मतलब क्या है कि वहां पर आप कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। सिंपल सा है ना कि आप जाओ पेड़ काटने, लोगों देखा है ना महाराष्ट्र में जब पेड़ काटे जा रहे थे मेट्रो के लिए, तो वहां पे जो हमारे इकोनॉमिक्स थे वो कैसे पहुंच गए थे और उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। अभी जैसे कि यूपी में देखेंगे तो जो फ्लाईओवर बनाने के लिए बहुत जगह से पूरे पूरे पेड़ काट दिए गए। और उत्तराखंड में अगर आप जाएंगे तो आप उत्तराखंड में देखेंगे कि पहले जहाँ पे जंगल हुआ करते थे गए, अब वहां पर डेवलपमेंट के लिए रोड बना दिया। तो उत्तराखंड में जब जंगल काटे जा रहे थे तो उस समय वहां पर एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम था चिपको आंदोलन, ठीक है। तो अब मुझे बताइएगा कि चिपको आंदोलन शुरू किसने किया था? और वहां पे सारे लोग जाकर पेड़ से चिपक गए थे, इसीलिए कहा था उसको चिपको आंदोलन, ठीक है। तो हमें पेड़ बचाने ही बचाने हैं। डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक पूल है हमारे, उसमें जो बहुत सारी जो बायोलॉजिकल चीजें मिलती है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो उसके हम लोग बैंक बनाते हैं। बायो बैंक सुना होगा, सीड बैंक सुना होगा, ठीक है। तो हम लोग उनको सेव करके रखते हैं कि अगर उनके ऊपर IUCN की लिस्ट सुनी होगी ना, क्रिटिकल इंडेंजर्ड आते एक्सटेंट होता है बहुत सारे, उसमें 5 है। जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीजें, फ्लड एंड डॉट्स जो होते हैं हमारे, इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री, एक होता है सामाजिक वानिकी, इसकी भी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। और इंक्रीजिंग द सब्सिचुएशन ऑफ वुड, तो ये सारी चीजें हैं इसमें जो मैंने आपको बताई है, वही है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या हुआ? इट मींस मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग इन द एनवायरनमेंट, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बिल्कुल सही बात है। इसका अर्थ है पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद करने के उद्देश्य वनों का प्रबंधन और संरक्षण। इट इज द premised upon the concept of mutualism between human beings and forest। ये भी बिल्कुल सही कौन से है? जब मानव और वनों के बीच पारस्परिकता की अवधारणा पर आधारित है। तो इसमें ये आपके गलत पूछा है, तो गलत तो इसमें कोई है ही नहीं, तो बात खत्म, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फन फॉरेस्ट्री। अगर अब हम फन फॉरेस्ट्री की बात करें तो ये फन फॉरेस्ट्री क्या है? इट इज अ पर्पस अंडर विच फार्मर्स ग्रो ट्रीज फॉर कॉमर्शियल एज वेल एज नॉन कॉमर्शियल पर्पस ऑन देयर लैंड। तो सुनने में तो सही है, क्यों पूछा क्या है? करेक्ट बताना है। तो ये वाली बात सही है कि फन फॉरेस्ट्री क्या है? लोग उसमें गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं या फूल उगाते हैं। फूल की भी तो होती है ना, हॉर्टिकल्चर करना, ठीक है, फ्लावरिंग करना। फन फॉरेस्ट्री हेल्प फर्म्स इन ऑगमेंटिंग देयर इनकम अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम। बिल्कुल सही बात है। फन फॉरेस्ट्री आल्सो हेल्प इन द चेकिंग सॉइल इरोजन। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो कृषि वानिकी मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है। तो सारे के सारे इसमें स्टेटमेंट सही है फन फॉरेस्ट्री के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत एक पहल है। वेटलैंड हम लोगों ने देखा था, तो वेटलैंड तो रामसर है ना, ठीक है। और इन्होंने पूछा क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर, सही बताना। मैन एंड बायोस्फीयर जो वो वेटलैंड के लिए है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत एक पहल है। द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव अंडर रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड। तो ये बात तो सही नहीं लग रही है गाइस, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, करेक्ट पूछा है। द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम हेल्प्स इन अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक। बिल्कुल सही बात है। कार्यक्रम 3 उद्देश्यों यानी संरक्षण, विकास और रसद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सही है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व MAB सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये भी बात आपकी सही है। तो गाइस 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा सही कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया इज टू बी एडेड टू MAB लिस्ट। अब देखिए इसको, बायोस्फीयर, a biosphere reserve is a unique and representative ecosystem of terrestrial and coastal areas which are internationally recognized within the framework of UNESCO। तो याद रखिएगा, वेटलैंड का जो ये कॉन्सेप्ट वहां नहीं है रामसर वाला, ये यहाँ पर है, यूनेस्को का है ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। किसका है? यूनेस्को का है। द बायोस्फीयर रिजर्व एम्स एंड अचीविंग द 3 ऑब्जेक्टिव। इसमें लोगों को 3 काम क्या करना है, लॉजिस्टिक, डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। तो तीनों बात सही है। कंजर्वेशन टू द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, करेक्ट। एसोसिएशंस ऑफ एनवायरनमेंट विद डेवलपमेंट और इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, यानी लॉजिस्टिक। ये हो गया। याद रखना रामसर का वेटलैंड है, ठीक है, रामसर साइड ईरान की जगह है रामसर, वहां पर ये किया गया था, इसलिए उसकी जगह पे नाम रखा गया है। दुनिया भर के जितने भी दलदली क्षेत्र हैं उनको ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है और कंजर्व करता है, यानी उनको संरक्षण देता है। अब देखिए यूनेस्को लिस्ट में ये कब हुआ था, तो 1986। The Nilgiri Biosphere Reserve is the first biosphere reserve from India to be added in the UNESCO list from the Man and Biosphere Reserve Program. It was added कब, देखिए ये वाला डेट याद रखिएगा कि इसको यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया था, यानी नीलगिरी को। तो नीलगिरी को 1986 में। ये क्वेश्चन हिस्ट्रिकल है, नीलगिरी चर्चा में हुआ तो भी पूछ सकता है, यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चर्चा में हुआ तब भी पूछ सकता है, और ये तब भी पूछा जा सकता है जब आपसे कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक का स्टेटमेंट दिया जाएगा, तो एक स्टेटमेंट ये भी बन सकता है, ठीक है। एक गलत था, ये सारा हमने देखा। नीलगिरी बायो रिवर इसके रिजर्व के बारे में बात करेंगे, तो सितंबर 1986 में स्थापित किया गया था। वायनाड, नागरहोल, बंदीपुर और मुद्दुमलाई के अभ्यारण्य परिषद नीलमपुर के, ये सब आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है गाइस। मेन काम का क्या है आपके, ये इतना पार्ट आपको सेलेक्टिव अप्रोच के साथ इसलिए बताते चल रहे हैं जिससे आप लोग इसको पढ़ के निकलो और उसको दिमाग में रखो, ठीक है। क्या करना है, इसको पढ़ के निकलना है और उसको दिमाग में रखना है। नीलगिरी बायोस्फीयर के बारे में है। पर्टिकुलर नीलगिरी बायोस्फीयर तभी आपसे पूछा जाएगा जब वहां पर कोई स्पीसीज सर्च कर ली जाए, या वहां पे कोई डेंजर एक्टिविटी हो जाए, या वो क्रिटिकल स्थिति में आ जाए, या किसी भी तरह से वहां से कोई हाईवे वगैरह निकल रहा हो, तो आपसे वो चर्चा में तब पूछ लिया जाएगा। द फर्स्ट ऑफ द 14 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन सितंबर 1986 इन इमरेस द सेंचुरी कॉम्प्लेक्स ऑफ वायनाड। वही सारी बातें हैं आपकी, इसको खाली एक बार पढ़ लीजिएगा बस, बाकी कोई इसमें खास है नहीं। बाकी जो इसमें 3 बातें हैं कि मैन एंड बायोस्फीयर क्या है, तो कंजर्वेशन करना है, डेवलपमेंट करना है, लॉजिस्टिक सपोर्ट देना है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। यूनेस्को की पहल है, 1986 में नीलगिरी को इसमें शामिल किया गया था। चलिए गाइस, कल की क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।